चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जिप्सम के रोल को देखेंगे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिप्सम है क्या। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल नेम है कैल्शियम सल्फेट का, और इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल है, और ये कैल्शियम सल्फेट का एक हाइड्रेट है जिसमें कम से कम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, CaSO4 हाइड्रेट। तो पानी से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन पानी जो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर को उन्होंने होल्ड किया हुआ है टू फॉर्म अ हाइड्रेट। सो दिस इज़ कैल्शियम सल्फेट, hydrate of calcium sulfate, and industrially it is called gypsum। इसके अब हमने यूजेस देखने हैं एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। एग्रीकल्चर में जो इसके यूजेस हैं वो ग्रोथ मटेरियल के तौर पर है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, जनरल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, और स्पेसिफिकली क्लोरोफिल सिंथेसिस में इसका बहुत ही अहम रोल है, कैल्शियम का और सल्फेट आयंस का। तो कैल्शियम सल्फेट has a role to play in plants, has a role to play in agriculture, and they are directly involved in development of plants. They are directly associated with synthesis and development of chlorophyll, which is the green pigment, imparts green color to the leaves, and secondly is a very important ingredient ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्राइम या वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल मटेरियल है वो क्लोरोफिल है। उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का एक एक्टिव रोल है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि कैल्शियम जो है ये ओवरकम करता है लीचिंग के प्रोसेस को। लीचिंग का प्रोसेस क्या है? सेडिमेंट डेपोजिशन as water flows through different surfaces is called leaching। तो पानी जब बहता चला जाता है और जो ही वो किसी सॉलिड सरफेस से टकराता है या टकराता रहता है, जैसे कि सॉइल है या रॉक्स है, तो अपने साथ काफ़ी सारे मिनरल्स को या ऐसे चीज़ों को, सब्सटेंसेस को अपने अंदर इंटेल कर लेता है। तो उससे फिर जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैल्शियम जो है इसको ओवरकम करने में मदद देता है, और यूँ जो ज़मीन की नेचुरल ग्लो है वो इम्पैक्ट नहीं होती, उसकी फर्टिलिटी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होती। अगर हम जिप्सम के इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल है इंडस्ट्रियली जिप्सम का, या जिप्सम से जो हम हासिल करते हैं, उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इट इज़ आई थिंक। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या सब्सटेंस। ये भी कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट में से सिर्फ एक हिस्सा पानी का रह जाता है और जो रिमेनिंग वाटर है वो रिमूव हो जाता है। तो जब भी आप हीट करेंगे कैल्शियम सल्फेट को, कैल्शियम सल्फेट को, और काफ़ी हाई टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ेगा, तो उसके नतीजे में फिर आपको क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी जिप्सम ही है, सिर्फ ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस जो हैं उनकी तादाद इसमें कम है। तो अगर इसको केमिकल रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखना हो तो इट इज़ कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम। इन इट्स जिप्सम की को आपने हीट करना है, और टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री तक या इससे भी ज़्यादा जा सकता है।
इवेंचुअली आपको हासिल क्या होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फिर जो है और बाकी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा कितना, जो 1.5 वाटर है ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी 0.5 पानी रह जाएगा और 3 हिस्से पानी के जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये वाला सिस्टम आप जनरेट कर लें तो जो चीज़ या जो सब्सटेंस रिजल्टेंटली हासिल होता है उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि इब्तदाई तौर पर पेरिस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई या इसको मैन्युफैक्चर किया गया। तो बेसिकली इसमें वाटर और क्रिस्टलाइजेशंस लॉस्ट हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। तो ये एक हार्ड हो जाता है, पोरस हो जाता है और विस्कस हो जाता है। तो जब ये हार्ड हो गया, पोरस हो गया और विस्कस हो गया तो इसके नतीजे में फिर आप इसको मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में। इसके बाद इसके ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। उसके बाद इसको सिरामिक्स में भी टू एन एक्सटेंट यूज़ किया जा सकता है और इसको मिक्स करके सैंड वगैरह से, सैंड सिल्ट क्ले से, ग्लू वगैरह से आप मिक्स करके तो है इसको हार्ड प्लास्टर बनाकर दीवारों पे भी लगा सकते हैं एज सीमेंट। तो इसको बेसिकली आपने डिहाइड्रेट करना है और डिहाइड्रेट कम्प्लीटली नहीं करना। बता दिया है कि एक हिस्सा पानी रहेगा, 3 हिस्से डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर ये एक हार्ड पोरस और विस्कस सा मटेरियल बन जाएगा, पाउडर्ड मटेरियल बन जाएगा, जिसको आप थोड़ा सा गीला करके मॉइस्ट करके तो फिर उसको इस तरह के इस्तेमाल में ला सकते हैं। मोल्ड्स, ऑर्नामेंट्स और सर्जरी के मटेरियल्स और इस तरह से दीवारों पे बतौर सीमेंट के भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हार्ड प्लास्टर कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया है कि सैंड सिल्ट क्ले वगैरह को मिक्स कर लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो फिर एक जो है टेक्सचर इसका गहरा हो जाता है, डेंसर हो जाता है और फिर ये दीवार पे एज एन एक्सटीरियर मटेरियल एज सीमेंट यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं। वुड पल्प के साथ इसको मिक्स करके वॉल बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं, फिलर बनाए जा सकते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ में इस हार्ड प्लास्टर के। तो जो हार्ड प्लास्टर है ये बेसिकली हमारा एक किस्म का वाइट सीमेंट आप कह सकते हैं। तो इसके यूजेस जो हैं वो मैनीफोल्ड हैं। ऑन वॉल्स, ऑन एक्सटीरियर ऑफ वॉल्स अलॉन्ग विद वुड, यानी वुड के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जाए तो वुड जो है उसको स्टे कराया जा सकता है कहीं पे, यानी कि वॉल बोर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और पेपर इंडस्ट्रीज़ में फिलर्स के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है और होता है खाली जगह पूर करने के लिए। तो ये जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा सर्जरी में भी इसके यूजेस हैं और सर्जरी में बैंडेजेस में इसका इस्तेमाल है। जब चोट वगैरह लग जाए तो हड्डी को ये एक जगह से फिर हिलने नहीं देता, एक प्लास्टर सा बना के रखता है। तो आप चाहें तो जितना मर्ज़ी इसको हार्डन करते चले जाएं यूटिलाइजेशन के हिसाब से। ओरिजिनल मटेरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ये है। आप मज़ीद इसका पानी कम करते चले जाएं, हार्ड कर लें और फिर थोड़ा सा मॉइस्ट करके इसको सेटल होने दें। तो उसके बाद फिर इसको आप मोल्ड कर सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स में, स्टैचूज़ वगैरह में, कॉइन्स में, गारमेंट्स में, ज्वेलरीज़ में। और मज़ीद हार्ड करने के साथ, जिसको हार्ड प्लास्टर कहते हैं,
फिर आप इसको दीवार पे वाइट सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और लकड़ियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वुड को जो है इसकी मदद से जो है वो हम वॉल बोर्ड्स बना सकते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इसके मदद से कर सकते हैं। तो ये एक हैंडी मटेरियल है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं। कैल्सीनेशन की एक टर्म आएगी। कैल्सीनेशन का मतलब सिर्फ ये है कि पानी हमने इसका रिमूव करते चले जाना है और मज़ीद हार्ड करना है। तो ये जो कैल्सीनेशन की टर्म है वो बेसिकली डिहाइड्रेशन की बात करती है या हीट की बात करती है। तो हम जितना चाहें इसको हीट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब के मुताबिक हार्ड कर सकते हैं और फिर इसे अपनी मर्ज़ी के काम ले सकते हैं। दीवार पे अगर सीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है तो वी नीड अ हार्ड प्लास्टर, वी नीड टू हीट इट एंड कैल्सिनेट इट। कैल्सिनेटिंग की मटेरियल्स भी हैं, बोरक्स और एलम का नाम लिया जाता है। ये बेसिकली एलुमिनियम के सिलिकेट्स हैं, बोरक्स और एलम। तो इन सिलिकेट्स को इस्तेमाल किया जाता है इसमें से वाटर को रिमूव करके इसको मज़ीद हार्डन करने के लिए। अगर हम डियर स्टूडेंट्स अब हम रोल ऑफ लाइम देखते हैं। लाइम का एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में क्या यूज़ है। लाइम बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन के नतीजे में जब आप इसको हीट करें तो आपको लाइम मिलता है। इसको लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसमें भी कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और कैल्शियम का एग्रीकल्चर में रोल हम देख चुके हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक अहम मटेरियल है। जब ऑक्सीजन साथ मिल गई है तो फिर ये ऑक्सीडेंट का काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीडेटिव मटेरियल के तौर पर यूज़ हो सकता है। इसके अलावा फिर ये फंजीसाइड्स के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ हो सकता है, स्प्रेस बनाने के लिए, फंगल ग्रोथ को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ मिलाकर एक और किस्म का लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हासिल कर सकते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है। तो ये प्लांट की अल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि जो प्लांट है या एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को लोअर करने में कैल्शियम ऑक्साइड या उसका हाइड्रोक्साइड रोल प्ले करते हैं। Acidic strength can be lowered or neutralized with the application of calcium hydroxide. इसके अलावा लीव्स में भी इनकी प्रेजेंस होती है कैल्शियम के ऑक्साइड की। इसके अलावा बार्क और स्टेम में भी ये मौजूद है क्योंकि जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इसका ताल्लुक़ है। इसके अलावा प्लांट्स को नाइट्रेट कंटेंट में इजाफ़ा करने में ये मददगार साबित होते हैं और ऐसी माइक्रोबियल एक्टिविटी जनरेट करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी को ये सपोर्ट करते हैं जो नाइट्रेट प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली माइक्रोबियल एक्टिविटी, नेसेसरी माइक्रोबियल एक्टिविटी which produces nitrates, which eventually produces nitrates, उसमें ये मुआवन और मददगार हैं। इसके अलावा फिर ये फास्फोरस कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करने में भी, प्लांट में फास्फोरस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, तो दे हेल्प इंक्रीज concentration of phosphorus in plants. अगर इंडस्ट्रीज़ में इसके रोल को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो लाइम प्ले करती है वो कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्मेशन है, CaSiO3 की फॉर्मेशन है जिसमें CaO इन्वॉल्व है। पहले वाटर से रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा,
इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप ट्रीट करेंगे किसी सिलिकेट से, जैसे SiO2 है, सिलिकेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन्स, and it could be aluminum silicates, it could be calcium silicates, but usually it contains silicon and oxygen at least. So calcium oxide with silicate, silicon dioxide in this case to form. तो silicates different types के हैं. यहाँ calcium silicate है, ये important binding material है. binding material पत्थर वगैरह, ईंटों वगैरह को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. तो स्टार्टिंग मटेरियल इसका जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है. फिर जो है इससे जो है वो सिरामिक्स वगैरह हमारे सैनिटरी मटेरियल्स, वो उसमें इनकी एप्लीकेशन है कैल्शियम ऑक्साइड की, मुख्तलिफ मटेरियल से. इसी तरह से सैंड, सिल्ट और क्लेस के मिक्सचर से मिलाकर एक ख़ास किस्म का मटेरियल जिसको सिरामिक कहा जाता है, जिससे हम अपने सिंक, बेसन्स वगैरह बनाते हैं. तो उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट है. इसके अलावा जिस तरह से ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी जब सिरामिक के तौर पर है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसकी अफादियत है. सीमेंट की इंडस्ट्री में भी कैल्शियम के सिलिकेट्स प्रेजेंट हैं. तो कैल्शियम के सिलिकेट्स प्रेजेंट हैं तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट आ गई. फिर कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन है. CaC2 इम्पॉर्टेंट मटेरियल है. CaC2 जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन, प्योर कार्बन से या कार्बन ब्लैक से ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड और साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है. तो कैल्शियम कार्बाइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल. इट हैज़ प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस. तो ये भी हमें कैल्शियम ऑक्साइड से मिलता है. जो कैल्शियम कार्बाइड है ये फर्दर हाइड्रोलिसिस पे ये हमें क्या देता है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइलिन. इसको आप पानी से ट्रीट करें तो आपको इथाइन मिलती है, जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं. एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 कार्बन्स के दरमियान. दिस इज़ फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइन ग्रुप. 2 कार्बन्स हैं, हर कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और जो चौथी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन पूरी करता है. ये कैल्शियम कार्बाइड से हासिल होती है और भी इसके सोर्सेज हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड से क्योंकि हासिल हो सकती है इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड उसका स्टार्टिंग मटेरियल है. तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है. इथाइन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड. 5वें नंबर पर जो इसका यूज़ है वो डियर स्टूडेंट्स मिल्क ऑफ लाइम, जिसको वाइट वॉश मटीरियल कहा जाता है. वाइट वॉश मटीरियल ये भी कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको पानी में मिक्स कर हम इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉश के मटेरियल के तौर पर. तो यही समझ लें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने या कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हमने पानी में डिस्पर्स करके फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है वाइट वॉश के मटेरियल के तौर पर. जो 6th यूज़ है वो इसका ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में है. तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे कपड़ों वगैरह से जो स्ट्रेन्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने में मददगार होता है. Ca और OCl, इसमें कैल्शियम है और OCl माइनस आयन है. तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसमें हैलोजन मौजूद होती है कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ. तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो क्लोरीन है, विच इज़ वन ऑफ द हैलोजेंस. तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैलोजन के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में हमें ब्लीचिंग एजेंट मिलता है. तो ये है इसमें बात. तो इसमें Ca और OCl2 होगा. बहरहाल
ये ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम ऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है।